अगली सुबह जियांग यांग चुपचाप तांगिया के कमरे से बाहर निकल गई। वह ये किंगवेई के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात कियू चान से हो गई। यह महिला लिविंग रूम में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसने अभ्यास के लिए एक ऐसी वर्दी पहनी हुई थी जो उसे कहीं से मिली थी। एक उस्ताद से यही उम्मीद की जाती है, आप ऊर्जा से भरपूर हैं। जियांग यांग को तांगिया के कमरे से बाहर आते देख कियू चान एक पल के लिए जम गई और फिर उसके चेहरे पर एक दूर भाव आ गया। तुम बिना सोए यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग यांग शर्मिंदा दिख रही थी। आखिर हर बार ऐसा संयोग ही क्यों होता है? गुरु की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई, लेकिन जियांग यांग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ये किंगवेई का पक्ष अभी भी अस्थिर है। अगर कियू चान गलती से भी उसकी बातें लीक कर देती है तो उसका हरम बनने से पहले ही आग की लपटों में गिर जाएगा। कियू चान ने अकेले ही तलवारबाजी का अभ्यास किया और फिर कहा, अगर गुरु के पास समय है तो क्या उन्हें उपदेश देने, कर्म स्वीकार करने और शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने आज जो हुआ वह नहीं देखा, लेकिन क्या आप हर दिन 1 घंटे के लिए मुझे प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे? कियू चान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग यांग किस कमरे से बाहर आया, उसे केवल इस बात की परवाह थी कि क्या जियांग यांग उसे असली कौशल सिखा सकता है। जैसे ही यह बात सामने आई, जियांग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप अभी आधिकारिक तौर पर शिक्षक नहीं बने हैं, लेकिन आपको कुछ सिखाना नामुमकिन नहीं है। चलिए मेरे साथ मीटिंग रूम में चलते हैं। शुरू में तो उसे चिंता थी कि उसे कियू चान के साथ अकेले रहने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ही इसकी मांग करेगा। जियांग यांग का दिल खुशी से लगभग भर गया था और साथ ही उसे कियू चान के स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। इस छोटी लड़की को उसकी निजी जिंदगी से कोई खास मतलब नहीं था, वह खुद से कुछ ज्यादा सीखना चाहती थी। जिस प्रकार शुरुआत में शब्दों को छोड़ देना स्वाभाविक है, उसी प्रकार केवल वही लोग जो उसे हरा सकते हैं उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। जियांग यांग मुस्कुराया, लेकिन जब वह सम्मेलन कक्ष में आया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास कियू चान को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे तथाकथित युद्ध कौशल और मार्शल आर्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। यह सोचकर जियांग यांग का चेहरा उतर गया। उसने दया भाव दिखाया और सहमति दे दी, यह भूलकर कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर कियू चान उत्सुकता से जियांग यांग को देख रही थी, मानो वह अपने पहले पाठ का इंतजार कर रही हो। कियू चान की निगाहों का सामना करते हुए जियांग यांग की निगाहें तन गईं, उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। कहावत है ना, बात मत करो बल्कि खुद को उस्ताद होने का दिखावा करो। कियू चान के नजरिए से गुरुजी जरूर कोई योजना बना रहे होंगे, लेकिन 2-3 मिनट बाद भी जियांग यांग अपनी जगह पर डगमगा रही थी और कियू चान थोड़ी अधीर हो गई, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि गुरुओं का स्वभाव हमेशा थोड़ा अजीब होता है। अगर जियांग यांग का लेक्चर पहले ही शुरू हो चुका हो तो क्या होगा? यह सोचते हुए कियू चान ने जियांग यांग के कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा व्यक्ति काफी देर से बिना किसी नियम के इधर उधर झूम रहा था। क्या वह उसे कदमों की कला सिखाना चाहता था? मास्टर जियांग, क्या आप मुझे फुटवर्क सिखाने वाले हैं? कियू चान ने कहा। उसे वास्तव में जियांग यांग के कदमों में कुछ भी खास नहीं दिख रहा था, वे बस अव्यवस्थित थे, उनमें कोई लय नहीं थी। शायद यह प्रतिद्वंद्वी अपनी अनोखी फुटवर्क से सबको प्रभावित कर रहा है और उसके पास ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिससे लोग उसकी स्थिति का एक कदम आगे ही अनुमान न लगा सके। पैरों की चाल, आपने इसके बारे में सोचना क्यों शुरू किया? जियांग यांग इतना चिंतित था कि उसे डर था कि कियू चान को पता चल जाएगा कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस बात का पता लगा लेगा। जी हाँ, आज मैं आपको फुटवर्क सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखें। गंभीर चेहरे के साथ जियांग यांग ने कियू चान को अपने सीखे हुए सभी फुटवर्क का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह वास्तव में बहुत सरल है, जब तक आप अपनी सबसे तेज गति दिखाते हैं, कियू चान स्वाभाविक रूप से कमी को पूरा कर देगा और उसे बस कियू चान के खूबसूरत चेहरे की तारीफ करनी है और उसे दिखाते रहना है। बात बस इतनी सी है कि लंबे समय तक खूबसूरत महिलाओं को देखते देखते बोरियत हो जाती है। अगर कियू चान कपड़े बदल ले तो बहुत अच्छा होगा। यह सोचते ही जियांग यांग के मन में एक बुरा विचार आया। कियू चान को अभी एक और आकलन करना था। कियू चान, बस इतना ही था तुम्हारा फुटवर्क, क्या तुम्हें अपना आकलन याद है? जाओ और एक अच्छा सा सूट पहन लो। जियांग यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा। कियू चान का मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है, वह बहुत सी चीजें नहीं सिखा सकता। लेकिन कियू चान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और सीधे कपड़े बदलने चली गई। 1 घंटे तक वह जियांग यांग को बिना कुछ देखे लगातार चलती रही। इसके अलावा जियांग यांग की गति बहुत तेज थी और वह कुछ विवरण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। हताशा में कियू चान इस समस्या के लिए केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकती थी और यह निश्चित रूप से उसकी समझ की कमी के कारण ही हुआ होगा। रुको, गुरु का क्या मतलब है? क्या वह मुझे यह याद दिला रहे हैं कि फुटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज गति है? कियू चान के जाने के बाद जियांग यांग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण सिस्टम ने अचानक एक रिमाइंडर दिया।
विमान के बेटे को अवसर से वंचित कर देना। क्षमता का दायरा बढ़ गया है। स्थिति क्या है? जियांग यांग थोड़ा भ्रमित था, इसलिए उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यही वह प्रश्न था जो उसने कल रात सिस्टम से पूछा था। एक रात सिस्टम में थोड़ी देरी हो जाती है। जियांग यांग ने अपने होंठ सिकोड़े, आंखें बंद की और अपने चारों ओर जल तत्वों को महसूस करने लगा। उसकी क्षमताओं का दायरा 10 मीटर बढ़ गया। इस समय जियांग यांग सम्मेलन कक्ष के आम रूम में ये किंगवेई की शारीरिक स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मानव शरीर का लगभग 60.00% भाग जल है। ये किंगवेई के शरीर में जल तत्व का अवलोकन करके जियांग यांग ये किंगवेई की शारीरिक स्थिति का पता लगा सकता है। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि कियू चान सम्मेलन कक्ष की ओर आ रही है। दूसरे पक्ष के शरीर पर जल तत्व तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था, मानो वह उत्तेजित हो। ऐसा लगता है कि उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है। जियांग यांग ने सम्मेलन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा कि कियू चान पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुकी है। चरमराहट की आवाज के साथ सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुल गया। चियोंगसम और काले रेशम में बने चीरों के कारण जियांग यांग के रक्त प्रवाह में तेजी आने लगी। 2 घंटे बाद जियांग यांग भीड़ को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधे पास की एक प्रलय से संबंधित दुकान की ओर चल पड़ा। जियांग यांग का इस प्रलय के दिन से संबंधित दुकान से पहले कभी कोई संपर्क नहीं था, इसलिए वह उस समय उत्साहित था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वास्तव में प्रलय के दिन से संबंधित दुकान के आसपास बंदूकों से लैस लोगों का एक समूह मौजूद था। चेन के जियांग यांग ने प्रलय के दिन से संबंधित सामान की दुकान में झांका। चेन के और मोली सामान देख रहे थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रलय के दिन के सिक्के नहीं थे और वे लगातार चुन चुनकर सामान रख रहे थे। क्या आपके पास प्रलय के सिक्के कम पड़ रहे हैं? मेरे पास है। जियांग यांग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और वह सबको दुकान की ओर ले गया। रुको, हमारा बॉस अंदर है। कई लोगों ने जियांग यांग को रोका और अगले ही पल वह जमीन पर घुटने टेककर एक केकड़े की तरह झुक गया। जियांग यांग की निगाहें तीखी थी। क्या यह दुकान आपके परिवार ने खोली है? अगर आपका मालिक अंदर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? कियू चान चमकती आंखों से जियांग यांग के पीछे खड़ी थी। उस समय उसने जियांग यांग के हमले को देखा भी नहीं था। बिल्कुल सही, दुनिया में एकमात्र मार्शल आर्ट तेज गति से चलने की कला है। दूसरा पक्ष आज सुबह खुद को धोखा नहीं दे रहा था, या फिर उसमें समझ की कमी थी। कियू चान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी समझ पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे और अभ्यास करने की जरूरत थी। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत से कमजोरी की भरपाई की जा सकती है। डूम्सडे शॉप में चेन के और मोली ने उत्पादों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखा और उनकी आंखें थोड़ी अचंभित रह गईं। जियांग यांग इतना ताकतवर है, उसे तो बेसिक फाइटर होना ही चाहिए, है ना? चेन के ने व्यवसाय संबंधी दस्तावेज का पृष्ठ देखा। इस प्रलयकालीन दुकान में अनेक व्यवसाय हैं, लेकिन हर पेशे के आगे बुनियादी शब्द लगा होता है। यह कोई साधारण फाइटर नहीं है। उसका पेशा यहाँ दिखाए जाने वाले पेशे से कहीं बेहतर होना चाहिए। जब जियांग यांग का जिक्र हुआ तो मोली के चेहरे के भाव जटिल हो गए। जियांग यांग के युद्ध के दृश्य को याद करते हुए मोली ने यहाँ के व्यवसायों पर एक नजर डाली और कहा, जियांग यांग के व्यवसाय शायद यहाँ नहीं खरीदे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सभी व्यवसायों में बुनियादी शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि और भी उन्नत व्यवसाय हैं। जियांग यांग का व्यवसाय संभवतः उनमें से एक है। मोली के बोलने से पहले ही उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और कोई अंदर आ गया। आत्मविश्वास रखें और संभावना को जाने दें। जियांग यांग लोगों के एक समूह को लेकर सीधे प्रलय की दुकान में घुस गया। दुकान की ध्वनि रोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, जिससे बाहर की आवाज लगभग सुनाई नहीं देती थी, इसलिए चेन के और मोली ने उसे उन लोगों से बात करते हुए नहीं सुना। तुम अंदर कैसे आए? चेन के ने दरवाजे की ओर देखा। उसके सभी अधीनस्थ जमीन पर लेटे हुए थे और अचानक उसे पसीना आने लगा। उसने अभी तक अपना काम नहीं बदला था। अगर यहाँ जियांग यांग से कोई टकराव हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। जियांग यांग ने चेन के शरीर को देखा। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसके पास कोई बंदूक थी और उसकी समझ से चेन के शरीर पर रक्त का प्रवाह तेज था, मानो वह बहुत घबराया हुआ हो। क्या आपको डर है कि आप दूसरे पक्ष को मार डालेंगे? जियांग यांग सचमुच थोड़ा विचलित हो गया। यह चेन के उसके रास्ते में आ रहा था। उसने पहले दूसरे पक्ष को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनकी तरफ बहुत सारे लोग थे और उन सबके पास बंदूकें थी, लेकिन अब दूसरे पक्ष के आसपास कोई नहीं था और उसके पास भी कोई बंदूक नहीं थी। मोली की बात करें तो उसे मूल रूप से युद्ध में अप्रभावी माना जा सकता है। यह सोचकर जियांग यांग थोड़ा हरकत करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने फिर भी हरकत करने के विचार का विरोध किया, क्योंकि भविष्य में कुछ ऐसे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं जिन्हें चेन के का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। बॉस चेन, आप घबराए हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जियांग यांग ने मजाक किया और फिर डूम्सडे स्टोर के काउंटर पर आया और अपने हाथ को जोर से हिलाते हुए अनगिनत जोबी सेवक काउंटर पर आ गिरे, जिससे एक दुर्गंध फैल गई। लेकिन अगले ही पल वह काउंटर से गायब हो गया
और हल्के नीले रंग के पर्दे पर जियांग यांग का खाता दिखाई दिया, जिसमें 500 से अधिक कयामत के सिक्के थे। यह देखकर चेन के और मोली की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनके पास कुल मिलाकर 100 से कुछ अधिक कयामत के सिक्के थे, जबकि जियांग यांग के पास वास्तव में 500 से अधिक सिक्के थे। 500 से ज्यादा? क्या आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं? यह काफी ज्यादा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ कीमत कैसी है। कियू चान, ये किंगवेई और अन्य लोगों को डूम्सडे स्टोर में कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कितना दर्शाता है और क्या यह पर्याप्त है। लेकिन शियाओवान थोड़ी असंतुष्ट थी। ज़ॉम्बी से संबंधित इतनी सारी सामग्री है, इतनी सारी। अन्य लोगों से अलग, जियांग यांग की नौकरानी होने के नाते शियाओवान मितव्ययिता के मामले में दूसरों से कहीं अधिक संवेदनशील है। एक आम इंसान के लिए ज़ोबी को मारना बहुत मुश्किल काम है, और जिन ज़ोबी गुर्गों को जियांग यांग ने अभी अभी मार गिराया है, उनकी कुल संख्या 500 से अधिक है। यानी ज़ोबी के पंजे या अन्य हिस्सों को ही सर्वनाश के सिक्के के बदले में बदला जा सकता है। शियाओवान की राय में इन ज़ोबी के गुर्गे कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, वो ज़ॉम्बी अभी भी लेवल 0 के हैं। अगर दुकान हमें एक कयामत का सिक्का दे दे तो अच्छा होगा। जियांग यांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर हाथ हिलाया और काउंटर पर ढेर सारी दूसरी चीजें आ गईं। यह पहले मारे गए छिपकली का पदार्थ और कुछ उत्परिवर्तित ज़ोबी के शरीर के अंग हैं। अंतिम दिनों में ज़ॉम्बी सबसे कम मूल्यवान होते हैं। तुलनात्मक रूप से उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी और कुछ राक्षसों के अंग कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। जियांग यांग की आवाज धीमी नहीं थी और उन्होंने वेरिएंट शब्द पर जोर दिया। दूसरी ओर, मोली पर तिरछी नजर डालते हुए दूसरा पक्ष उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था, मानो उससे और कुछ कहने की उम्मीद कर रहा हो। ली शुन को जियांग यांग के इरादे समझ आ गए थे, इसलिए उसने सहयोग करना शुरू कर दिया। तो बस, भाई जियांग, उत्परिवर्तित ज़ोबी कितने प्रकार के होते हैं? हमने पहले जिन कई ज़ॉम्बी को मारा वे उत्परिवर्ती प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक का रूप अलग अलग है। ये शब्द सुनते ही बगल में खड़ी मोली का सब्र टूट गया और उसने सीधे जियांग यांग की ओर देखा। जैव औषध विज्ञान के प्रोफेसर के लिए जीव विज्ञान और जीन से जुड़े ये उत्परिवर्तन और अन्य विषय इतने आकर्षक क्यों थे? मोली की ज्ञान की प्यास जागृत होते देख जियांग यांग ने चुपचाप ली शुन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ, यह हमारी टीम का गुप्त संदेश है। ये किंगवेई ने पलकें झपकाई और मानो कुछ समझ गई हो। उसने पहल करते हुए जियांग यांग के पास जाकर अपना छोटा हाथ उसकी कमर की ओर बढ़ाया और कहा, भाई, लगता है आपको उस महिला प्रोफेसर की परवाह है। उस प्यारी सी नन्ही बच्ची ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन नाइहे जियांग यांग के कुत्ते की कमर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाई, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से अपना गुस्सा निकाल सकी। बेशक मुझे परवाह है, वो मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। जियांग यांग ने धीरे से ये किंगवेई को बाहों में भर लिया और फिर वहां जमा भीड़ की ओर देखा। मोली नाम की महिला प्रोफेसर पर सब लोग ध्यान दें। वह जैव औषधीय विज्ञान में माहिर हैं। अगर संभव हो तो उन्हें हमारी टीम में शामिल करने की कोशिश करें। इससे हमें भविष्य में बहुत मदद मिलेगी। जियांग यांग का मोली को अगवा करने का इरादा स्पष्ट था, इसलिए उसने पर्दा डालना बंद कर दिया और टीम के लोगों को सीधे बता दिया, ज्ञान ही शक्ति है। अंतिम दिनों में भी इन शोधकर्ताओं का महत्व अतुलनीय है। जियांग यांग ने दृढ़ता से याद दिलाया कि मोली आएगा ही, चाहे वह आए या न आए। यह इसलिए नहीं कि जियांग यांग को यह पसंद है, बल्कि इसलिए कि दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक बड़ी गाय कितनी शक्तिशाली। मैंने सोचा था। ये किंगवेई ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसने सोचा था कि जियांग यांग उसे केवल उसकी सुंदरता के कारण ही चाहता है। अप्रत्याशित रूप से जियांग यांग को दूसरे पक्ष की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता बहुत पसंद आई। ये किंगवेई को गुस्सा आया और उसने अपने छोटे हाथों से जियांग यांग की कमर को धीरे से सहलाया, लेकिन वह कंजूसी कर रही थी। जियांग यांग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, भला वह दुविधा में कैसे पड़ सकता है? ये किंगवेई को थोड़ा अपराधबोध हुआ। उसने वास्तव में भाई जियांग के साथ गलत किया था, लेकिन टीम में इतनी सारी महिलाएं थीं, जिससे उसे हमेशा संकट का एहसास होता था। ये सोचते ही ये किंगवेई के शरीर में गर्म लहरें दौड़ गईं। एक शक्तिशाली महिला बनकर ही वह जियांग यांग के साथ खड़ी हो सकती है, इसलिए वह एक साधारण पात्र बनकर नहीं रहना चाहती। ये किंगवेई बहुत ज्यादा सोच रही थी, लेकिन टीम के बाकी सदस्य भी बहुत सोच रहे थे कि यूचान के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव दिखाई दिया। यह स्पष्ट था कि वह भी एक किंगवेई की तरह ही सोच रही थी। ली शुन और वू लेई अर्थपूर्ण बातें कर रहे थे। झांग याओ चुप रही, केवल तांग या और शियाओ वान ने अपनी आंखें घुमाई। क्या जियांग यांग प्रतिद्वंदी की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को ही महत्व देगा? वे जियांग यांग के मुंह पर विश्वास करने के बजाय दुनिया में भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करेंगे। जियांग यांग ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और कानाफूसी करते हुए मोली को समय समय पर देखती रही। इससे मोली अभिभूत महसूस करने लगा और उसने कई बार जियांग यांग आने में संकोच किया। मोली को इतना चिंतित देखकर चेनके को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे जियांग यांग के प्रति नाराजगी थी। श्रीमान मो, हो सकता है कि जियांग यांग को कुछ भी पता न हो,
वह शायद सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। चेन के ने मुंह खोला। एक पुरुष होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियांग यांग क्या करना चाहता है, मोली का ध्यान आकर्षित करना। वह दूसरे पक्ष को सफल नहीं होने देगा। जियांग यांग के चारों ओर इकट्ठी सुंदरियों को देखकर चेन के दांत मानो चूर चूर हो गए। वे सब एक जैसी थी, आखिर दूसरी पार्टी इतनी सफल कैसे हो सकती थी। अन्य बातों के अलावा उसने लिंजियांग विश्वविद्यालय की उस युवती कियू चान के बारे में सुना था, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन क्या दूसरी पार्टी के बारे में यह अफवाह नहीं है कि वह युद्ध कला में बिल्कुल अनाड़ी है। वो ची, जिसे हर चीज में दिलचस्पी नहीं है, वह जियांग यांग का अनुसरण कैसे कर सकता है। चेन के बचपन से इतना ईर्ष्यालु कभी नहीं रहा, इसलिए समय समय पर उसके चेहरे पर विकृत भाव दिखाई देते हैं, जो काफी हद तक अनियंत्रित होते हैं। आप सही कह रहे हैं, हमने जानबूझकर शिक्षक मो का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हम आपसे ज्यादा जानते हैं। जब ये किंगवेई ने चेन के को उनके बारे में बुरी बातें कहते सुना, तो वह तुरंत नाराज हो गई और खंडन करने के लिए मुंह खोलकर मोली की ओर देखने लगी। अगर टीचर मो को कोई आपत्ति ना हो तो आप आकर सुन सकते हैं। असल में यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि किसी को पता चले। शियाओवान ने चेन के की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में जल्दी पता नहीं चलता। चेन के गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जियांग यांग और अन्य लोगों ने उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन दूसरे पक्ष को इतनी सारी खबरें कैसे पता चली? तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? क्या यह प्रलय का समय तुमसे संबंधित है? जियांग यांग और अन्य लोगों द्वारा सहयोग के लिए संपर्क करने पर दी गई जानकारी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए चेन के को लगा कि जियांग यांग और अन्य लोगों का दुनिया के अंत से कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा। मानव जाति की संख्या में बड़े पैमाने पर और तीव्र गिरावट लाने वाली यह विपत्ति एक बार जब इसके कारण से संबंधित हो जाती है, तो यह मानव जाति की सबसे बड़ी शत्रु है। यह सोचकर चेन के की कमर तन गई, लेकिन जियांग यांग और बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वे बस मोली को आमंत्रित करते रहे। मोली आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालांकि वह जियांग यांग से थोड़ा डरती थी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने दूसरा पक्ष कोई भी हद से ज्यादा हरकत तो नहीं करेगा, है ना? इसके अलावा विरोधी टीम में कई खूबसूरत लड़कियां हैं और उसे कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं माना जाता है। जियांग यांग की शारीरिक शक्ति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह इतनी सारी महिलाओं के साथ इतना व्यस्त कैसे रह सकता है? माफ कीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि क्या हो रहा है। मोली ने हिम्मत जुटाकर जियांग यांग के पास जाने का फैसला किया और चेन के इतना क्रोधित हुआ कि उसने वहीं पर अपने पैर पटक दिए। और जियांग यांग को मौका मिला था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से दुनिया के अंत के बारे में कुछ कहा। बात सिर्फ इतनी है कि उसने कुछ बातें नहीं बताई। मोली के सोचने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उससे पूछने आएगा। मोली को हराने की संभावना अधिक है। मोली से परिचय के बाद जियांग यांग को खांसी आई और उसने सामान खरीदना शुरू कर दिया। उन उत्परिवर्तित जोबी और छिपकली जैसे राक्षसों की सामग्री से उसके खाते में पहले से ही 1000 से अधिक प्रलय के सिक्के जमा हो चुके हैं। 10 करियर स्क्रॉल खरीदने के लिए पर्याप्त। एक व्यक्ति कई व्यवसाय कर सकता है। आपको पहले यहाँ खरीदे गए व्यवसायों से परिचित होना चाहिए और फिर भविष्य में बेहतर व्यवसायों की तलाश करनी चाहिए। लेकिन लंबे समय तक सफल होने के लिए आपको एक ही करियर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जियांग यांग ने सीधे 7 पेशेवर स्क्रॉल खरीदे, लेकिन उन्हें तुरंत टीम के सदस्यों में वितरित नहीं किया, बल्कि कुछ औषधि और हथियार खरीदे। प्रलय के भंडार में बंदूकें तो नहीं है, लेकिन कुछ उत्कृष्ट ठंडे हथियार हैं, जो कुछ कारखानों में बने हथियारों से कहीं बेहतर गुणवत्ता के हैं। कियू चान, वू लेई, शियाओ वान और ये किंगवेई को नौकरी मिल सकती है। ली शुन, झांग याओ और तांग या को नौकरी के प्रमाण पत्र देने से पहले 2 दिन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जियांग यांग ने सीधे चारों पांडुलिपियों को ये किंगवेई और अन्य लोगों के हाथों में फेंक दिया। उन्होंने इन लोगों के व्यवसाय निर्धारित कर दिए हैं। समय बचाने के लिए जिन 3 लोगों को पर्याप्त युद्ध अनुभव न होने के कारण व्यवसाय नहीं मिले हैं, उन्हें 2 अतिरिक्त दिनों का विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। झांग याओ और तांग या को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ली शुन का चेहरा तुरंत उतर गया। भाई जियांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप मुझे अपना काम दे दीजिए, ताकि मैं बेहतर तरीके से लड़ सकूं। बकवास करना बंद करो। लड़के, मेरे साथ चालबाजी मत करो और पहले अपना युद्ध अनुभव बढ़ाओ। जियांग यांग अपनी टीम के सदस्यों के प्रति काफी कठोर है। पर्याप्त युद्ध अनुभव के बिना करियर बनाने से उनमें अहंकार या घमंड पैदा होने की संभावना रहती है। एक बार इस तरह का विचार जन्म ले तो युद्ध में इसके गलत साबित होने की संभावना अधिक होती है। यह सब मूल पुस्तक में हुआ था और ये फैन ने सीधे तौर पर एक काम भी सौंपा था, जिसके कारण कुछ लोग घायल हो गए थे। इस समय ये किंगवेई और अन्य लोगों ने पेशेवर स्क्रॉल का उपयोग किया और उनके चारों ओर एक हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी चमक रही थी। इसका मतलब यह है कि वे आधिकारिक तौर पर प्रथम स्तर के पेशेवर बन चुके हैं और उनके पास अंतिम दिनों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त पूंजी है। इस दृश्य को देखकर चेन के और मोली को ईर्ष्या हुई। वहीं जियांग यांग ने चेन के की ओर मुस्कुराते हुए कहा,
क्या बॉस चेन आपकी टीम के लिए कुछ पेशेवर दस्तावेज नहीं बनाएंगे? आखिरकार आप ही बॉस हैं, इसलिए अगर यह आपके लिए अच्छा है तो आप छोटे भाई को नहीं भूल सकते, है ना? जियांग यांग मुस्कुराया। यह पेशेवर स्क्रॉल इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आपको 100 प्रलय के सिक्के इकट्ठा करने हैं तो आपको बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी मारने होंगे, कम से कम 0 स्तर के ज़ॉम्बी से ज्यादा। अगर आप थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो इन ज़ॉम्बीज के लेवल 0-1 पर पहुंचने के बाद आपको 100 ढूंढ से कॉइन्स बनाने के लिए उनमें से केवल 10 को मारना होगा। लेकिन लेवल 30 ज़ॉम्बीज और लेवल ज़ॉम्बीज के बीच का अंतर पॉइंट्स नहीं है। उस समय पेशेवर स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए प्रलय के सिक्के एकत्र करना और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन इस समय जियांग यांग ने अपनी युद्ध शक्ति पर भरोसा करते हुए बड़ी मात्रा में प्रलय के सिक्के एकत्र कर लिए हैं, जिससे चेन के और अन्य लोगों के लिए एक भ्रम पैदा हो गया है। यह भ्रम है कि जियांग यांग की प्रलयकारी मुद्रा आसानी से प्राप्त हो जाती है। वास्तव में जियांग यांग की प्रलयकारी मुद्रा प्राप्त करना कठिन नहीं है, बस ज़ॉम्बी और राक्षसों को मारना है। बात बस इतनी सी है कि आखिरी दिनों में ज्यादातर लोगों में इन ज़ोंबी और राक्षसों को मारने की क्षमता नहीं है। दोनों पक्षों के पास संसाधनों की कमी से एक खाई का भाव पैदा होगा और यही खाई जियांग यांग चाहता है। जियांग यांग का सामना करते हुए चेन के केवल होंठ सिकोड़ सका और खुद को एक साधारण लड़ाकू के रूप में पेश किया। प्रथम स्तर का पेशेवर बनकर वह और भी अधिक ज़ॉम्बीज को मार सकता है। उसके पक्ष के लोग जियांग यांग से कहीं बेहतर हैं। कई लोग भविष्य में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जियांग यांग से भी तेजी से विकसित होंगे। चेन की सोच सही थी, लेकिन उन्होंने अंत समय की क्रूरता को बहुत कम आंका। इसी क्षण जियांग यांग ने कुछ अन्य चीजें निकाली। 100 कयामत के सिक्कों के बदले एक सहायक नौकरी खरीदी और उसे मोली पर फेंक दिया। श्रीमान मो, इस करियर स्क्रॉल को लीजिए और बाहर जाकर अपनी सुरक्षा कीजिए। जियांग यांग की भावनाएं सच्ची हैं। मूल पुस्तक में एक ही कब्जा स्क्रॉल 2 छोटी शक्तियों को आपस में लड़ने के लिए पर्याप्त है, और अब शायद हर कोई कब्जा स्क्रॉल के मूल्य को महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन भविष्य में उन्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा। आखिरकार उन्हें पता चलेगा कि उनके अलावा आखिरी दिनों में बहुत कम पेशेवर बचे हैं। मोली के लिए इस करियर स्क्रॉल को देना कोई नुकसान की बात नहीं है। उसकी योजना के अनुसार मोली देर सवेर उसका ही हो जाएगा। भौतिकता के बिना प्रेम का अस्तित्व नहीं होता। जब तक एक समृद्ध भौतिक आधार है, तब तक एक हिमखंड भी 2 मुस्कुराते चेहरों को जन्म दे सकता है। मोली हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जियांग यांग का सामान लेना चाहिए या नहीं। उसे अब भी इस बात का वाकिफ है कि मुंह तो नर्म होते हैं लेकिन हाथ छोटे होते हैं। अगर वह जियांग यांग की चीजें ले लेती है तो उसे जियांग यांग का एहसान चुकाना पड़ेगा। चेन के अभी भी फ्लोरोसेंट लाइटों से घिरा हुआ था। जियांग यांग ने मोली को हिचकिचाते हुए देखा, इसलिए वह आगे बढ़ा और करियर स्क्रॉल को प्रतिद्वंद्वी के हाथ में थमा दिया। श्रीमान मो, आप और मैं इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हैं? इसे पिछली माफी के रूप में माना जाता है। जियांग यांग मोली के सामने झुकी और दूसरे का छोटा सा हाथ पकड़ लिया, जो चिकना और कोमल था, छूने में बहुत सुखद था। बाद वाले के चेहरे का रंग बदल गया और वह अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन जियांग यांग ने उसे कसकर पकड़ लिया। जियांग यांग, मुझे जाने दो। मोली थोड़ा चिढ़ गया था। उसने जो कहा सो कहा, उसने शुरू ही क्यों किया? उसे लगा था कि जियांग यांग ने सचमुच पश्चाताप कर लिया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अभी भी इतना दुष्ट होगा। मिस्टर मो, यह मत भूलिएगा कि हमारे साथ की एक तस्वीर अभी भी मेरे पास कहाँ है। यह देखकर कि जियांग यांग इसे नहीं देख सकता, उसने मोली को धमकाने के लिए पिछली समूह तस्वीर निकाल ली। जैसे ही उसने यह कहा, मोली सचमुच मान गया और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। जियांग यांग दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मूल मालिक ने मोली के साथ मामले को ठीक से नहीं संभाला था, इसलिए वह उसे दोष नहीं दे सकता था। अगर तुम कर सकते हो तो यह चीज ले लो और मेरे पक्ष में आ जाओ। दरअसल हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है ना? मैं भी उस समय उत्साहित थी। आप मेरे पास आइए, मैं आपको एक अच्छे जीवन की गारंटी दे सकता हूँ, और मैं आपको अपने शोध को जारी रखने के लिए कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान स्थल भी प्रदान कर सकता हूँ। जियांग यांग ने जो कहा वह सच था। अगर मोली आने को तैयार होता तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के अध्ययन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता। लेकिन मोली इस समय जियांग यांग के हाथ से खुद को छुड़ाना चाहती थी और किसी की बात नहीं सुन रही थी। हताशा में आकर जियांग यांग ने मोली को पकड़ा और सीधे उसे चूम लिया। चलिए पहले इसे चख कर देखते हैं। जियांग यांग, जब सभी लोग पेशेवर दीक्षा समारोह समाप्त करने ही वाले थे, तब जियांग यांग ने संतुष्टि से मोली को छोड़ दिया। वह जिस स्त्री के बारे में सोच रहा था वह अलग थी। कुछ ही समय बाद सभी के शरीरों पर मौजूद प्रतिदीप्ति गायब हो गई और कियू चान और अन्य लोगों के स्वभाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। एक ही कदम में कियू चान सीधे जियांग यांग के दरवाजे पर आ गई, लेकिन अगले ही पल जियांग यांग ने उसे जमीन पर गिरा दिया। छोटे से नमूने के साथ 2 दिन सीखने से पहले ही उस्ताद से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है। जियांग यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह कियू चान बहुत ही घमंडी है, लेकिन उसे यह पसंद है।
मुझे अब भी आपकी कमियां क्यों नहीं दिख रही हैं? कियू चान ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि शायद इसीलिए वह जियांग यांग के बराबर स्तर की नहीं थी, इसलिए वह जियांग यांग की कमियों को नहीं देख पा रही थी। लेकिन प्रथम स्तर की पेशेवर बनने के बाद भी उसने पाया कि वह अभी भी खामियों को नहीं देख पा रही थी। यह बहुत ही पेचीदा है। क्या जियांग यांग वाकई इतना शक्तिशाली है? आपको क्या लगता है कि इसमें कोई खामी नहीं है? जियांग यांग ने कियू चान को एक जोरदार झटका दिया और उसका दिमाग चकनाचूर हो गया और उसे अपनी किसी भी खामी का पता नहीं चला। वैसे भी यह अच्छी बात है कि वह इसे देख नहीं सकता। एक ठंडी सी झंझनाहट के साथ चेन के भी प्रथम स्तर का पेशेवर बन गया, लेकिन जैसे ही वह होश में आया, उसने अचानक पाया कि उसके बगल में बैठी मोली में भी एक पेशेवर जैसी प्रतिभा थी। देखो मत, मैंने तुम्हें दिया है, जियांग यांग ने उत्तेजक लहजे में कहा। ये सभी बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग हैं और मूल मालिक को भी अन्य अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों के साथ लड़कियों को लूटने का अनुभव है। ये सिर्फ यह देखने के लिए है कि किसके पास ज्यादा पैसा है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि चेन के जियांग यांग का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल खुद को रोक सकता था। लेकिन जियांग यांग चेन के को जाने देने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसने चुपचाप अपनी क्षमता का उपयोग किया। लेकिन इसी क्षण एक और व्यक्ति डूम्सडे स्टोर में प्रवेश कर गया। यह एक युवक है जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और कुछ जगहों पर ज़ॉम्बी के खरोंच के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी अवस्था में परिवर्तित होने वाला है। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी चहल पहल होगी। उस युवक ने जियांग यांग और अन्य लोगों को देखा। उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक दिखाई दी और जियांग यांग की आंखों में उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी उभर कर सामने आई। नाम हुआंग झू, संविधान 10, आत्मा 10, निपुणता 10, व्यवसाय कोई नहीं, स्तर 0 स्तर, क्षमता अलगाव, कौशल कोई नहीं। ये तीनों मूल्य आम लोगों की उच्चतम सीमा है और वास्तव में इनमें अलगाव की क्षमता मौजूद है। सर्वनाश की स्थिति में यह क्षमता बहुत शक्तिशाली होती है, वेयरवुल्फ रूपांतरण के समान। यह निश्चित नहीं है कि अलगाव क्या बन जाता है, लेकिन इसे हुआंग-जू कहा जाता है और अलगाव की दिशा एक बहुत ही क्रूर जंगली सुअर है। जियांग यांग से यह मत पूछो कि उसे कैसे पता चला, बस मूल पुस्तक पढ़ लो। घबराओ मत, तुम बुनियादी लड़ाकू विमानों के लिए अधिक उपयुक्त हो। जियांग यांग ने नमस्कार किया और सीधे हुआंग-जू के लिए कुछ उपयोगी जानकारी देना शुरू कर दिया। मूल पुस्तक में यह हुआंग-जू एक ऐसा शत्रु था जिससे ये फैन की मुलाकात 1 महीने बाद ही होने वाली थी, लेकिन उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे जियांग यांग हैरान रह गया। यह तो प्लेन के पुत्र का शत्रु है और तार्किक रूप से यह असंभव है कि भाग्य के चलते उसका उससे सामना हो पाए। सिस्टम, क्या प्लेन के पुत्र के शत्रुओं को मेरी जगह लाया जा सकता है? जियांग यांग मुस्कुराया। यह हुआंग-जू कियू चान की तरह दुनिया के अंतिम छोर का एक बेहद ताकतवर आदमी है, लेकिन दूसरा पक्ष एक धोखेबाज और दुष्ट व्यक्ति है। मूल पुस्तक में ये फैन के पुनर्जन्म के बाद 1 महीने बाद ही वह दूसरे पक्ष का दुश्मन बन गया और फिर उसने हुआंग-जू की हत्या की साजिश रचने में 1 साल से अधिक समय बिताया। लेकिन अगर मैं उससे अभी मिलूं, तो शायद मैं उसे अपनी टीम में शामिल कर लूं। दूसरी पार्टी के विश्वासघात और दुष्टता के पीछे एक कारण है। असल में वह एक लूटपाट करने वाली प्रणाली है और इस ग्रह के बच्चे के दुश्मन उसकी लूटपाट की सीमा में नहीं होने चाहिए। अगर वह सब कुछ लूट सकता है तो यह बहुत ही गड़बड़ बात होगी। विमान के पुत्र के शत्रुओं को उनके खेमे में खींचा जा सकता है और उनके भाग्य की दिशा बदलने पर पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। ऐसा लगता है कि सिस्टम भी बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल है। हर चीज को लूटा नहीं जा सकता। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? हुआंग-जू ने जियांग यांग को कुछ सतर्कता से देखा। कम से कम इस स्तर पर पेशेवरों के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दूसरे पक्ष ने मुझे यह क्यों बताया? हुआंग-जू जियांग यांग से बहुत सावधान है। दुनिया के अंत के बाद से पिछले कुछ दिनों में व्यवस्था और नैतिकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने उससे झूठ बोला हो? हुआंग-जू ने जियांग यांग से सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखी, काउंटर पर आया और अपना सारा सामान उस पर रख दिया। वहां लगभग 90 कयामत के सिक्के बिखरे पड़े थे, जो पेशेवर दस्तावेजों के बदले में पर्याप्त नहीं थे। लेकिन हुआंग-जू ने हार नहीं मानी, बल्कि प्रलय के दिन की दुकान में चीजों की जांच जारी रखी। जैसे जैसे वह दुकान से परिचित होता गया, उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा कि जियांग यांग ने उससे झूठ नहीं बोला था। पेशेवर बनने के लिए कुछ बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना? मैं आपको एक पांडुलिपि दे सकता हूँ। बिना देर किए जियांग यांग ने दुकान से एक करियर स्क्रॉल खरीदा और उसे हुआंग-जू को सौंप दिया। बाद वाले के असमंजस भरे भाव को देखकर जियांग यांग ने सीधे तौर पर अपना मतलब व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि हुआंग-जू भी उनके साथ शामिल हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे जानते हो? हुआंग-जू को जियांग यांग का करियर विवरण तुरंत नहीं मिला, बल्कि उसने उसे टाल दिया। गांव से शहर तक कड़ी मेहनत करके आए एक कॉलेज छात्र के रूप में वह जानता था कि कुछ चीजों की गुप्त रूप से कीमत होती है।
शांति के समय में यह बात सच है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह नियम और भी क्रूर और यथार्थवादी हो गया है। अपने सामने खड़े युवक को देखकर हुआंग जू ने तुरंत अपने मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कर लिया और पुष्टि की कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते? खैर, आपके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, तो क्यों न आप हमारे साथ आ जाएं। जियांग यांग स्वाभाविक रूप से हुआंग जू को जानता था, लेकिन समस्या यह थी कि दूसरा पक्ष उसे नहीं जानता था। मूल पुस्तक में यह हुआंग जू लिनजियांग कृषि विश्वविद्यालय का एक कॉलेज छात्र है, जो लगभग ये फैन के समान है, लेकिन इस हुआंग जू का भाग्य ये फैन जितना अच्छा नहीं है। ये फैन जैसे कमजोर पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का लिनजियांग विश्वविद्यालय के करीब पहुंचना आंशिक रूप से उसकी अपनी ताकत के कारण और आंशिक रूप से भाग्य के कारण संभव हो पाता है। ये फैन की खुशनसीबी है कि वह लिनजियांग शहर में रहता है। भले ही वह बचपन से गरीब रहा हो, लेकिन उसे बड़े शहर की सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है, जबकि हुआंग जू ग्रामीण क्षेत्र से आती है और उसके पास ये फैन की तुलना में कम अवसर हैं। इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण से हुआंग जू ये फैन से किसी भी तरह से कमतर नहीं है, और कुछ पहलुओं में तो ये फैन से बेहतर भी है, लेकिन वह उस धरातल का पुत्र है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मूल पुस्तक में दोनों दोस्त बन सकते थे, लेकिन अंत में विचारों में मतभेद के कारण वे अलग हो गए, जिसके परिणामस्वरूप बाद के समय में दोनों दुश्मन बन गए। आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। हुआंग जू ने जियांग यांग और अन्य लोगों के कपड़ों पर एक नजर डाली। क्या तुमने कभी सूअर का मांस नहीं खाया या किसी सूअर को दौड़ते हुए नहीं देखा? वह समझ गया था कि यह बेहद महंगा सुरक्षात्मक वस्त्र था, और इन लोगों के हाथों में अभी भी कुछ नाजुक धनुष बाण के तीर थे, और वे प्रलय के बारे में बहुत कुछ जानते थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? हुआंग जू एक बेहद यथार्थवादी व्यक्ति है। समस्या को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हुए उसे विश्वास नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के उसे भर्ती करना चाहता है। इस समय कियू चान और अन्य लोग चुप रहे और चुपचाप हुआंग जू को देखते रहे। हालांकि वे जियांग यांग के साथ कुछ ही दिन रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात पता चल चुकी थी, यानी जियांग यांग शायद ही कभी निरर्थक काम करता है, और जिन लोगों को वह सक्रिय रूप से भर्ती कर सकता है उनके कुछ अलग समकक्ष जरूर होंगे। ली शुन, तांग या और झांग याओ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कियू चान और अन्य लोग जो प्रथम स्तर के पेशेवर बन चुके थे, उन्हें हुआंग जू से खतरा महसूस हुआ। वे स्पष्ट रूप से पेशेवर नहीं हैं, लेकिन क्या वे उन्हें डरा सकते हैं? कियू चान की आंखें चमक रही हैं, और उसकी नजरों में हुआंग जू के शरीर पर कुछ खामियां धुंधली सी दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब है कि ये खामियां किसी भी समय गायब हो जाएंगी। उसे जो जवाब सूझता है वह यह है कि दूसरे पक्ष के पास अपनी कमियों को छिपाने या अपनी कमियों की भरपाई के लिए खुद को किसी दूसरे रूप में बदलने के कुछ तरीके हैं। क्या यह कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है? ऐसा कौन होगा जो ऐसे साथी को मना करेगा जो रूप बदल सकता है? क्या यह बहुत ही शानदार नहीं है? जियांग यांग ने मूर्खतापूर्ण ढंग से काम किया और सीधे हुआंग जू के कंधे को रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारी अलगाव की दिशा एक जंगली सुअर है? उन्होंने मूल कृति पढ़ी है और जानते हैं कि हुआंग जू का अलगाव किस दिशा में जा रहा है। अलगाव प्रणाली की क्षमताएं बहुत अस्थिर होती हैं। कुछ लोग भूरे भालू की तरह अलग थलग हो सकते हैं और उनकी युद्ध शक्ति में विस्फोट हो जाता है। जियांग यांग भी रूपांतरित होने की इस क्षमता के लिए तरस रहा है। सामान्यतः अंतिम दिनों में उत्परिवर्तित जंगली सुअरों की युद्ध क्षमता अधिक नहीं होती, लेकिन हुआंग जू का अलग थलग जंगली सुअर कुछ अलग है। मूल पुस्तक में इसका विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है, क्योंकि हुआंग जू के बड़े होने से पहले ही ये फैन ने उसकी हत्या की साजिश रच दी थी। लेकिन हुआंग जू चौंक गया। क्या तुम मेरी क्षमता देख सकते हो? तुम्हारे पास अलौकिक शक्तियां हैं और मेरे पास भी कुछ छोटी मोटी क्षमताएं हैं जो असामान्य नहीं है। जियांग यांग ने हुआंग जू के कंधे पर थपथपाते हुए उसे आराम करने का इशारा किया और कहा, तुम्हारी क्षमता बहुत मूल्यवान है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? दुनिया में तथाकथित समृद्धि सब लाभ के लिए है, और दुनिया की भागदौड़ और चहल पहल भी लाभ के लिए ही है। अदृश्य और अमूर्त उपकारों पर विश्वास करने के बजाय हितों का संबंध अधिक विश्वसनीय होता है। जियांग यांग द्वारा उसकी क्षमता का जिक्र सुनने के बाद हुआंग जू को काफी राहत मिली। यही क्षमता उसकी असली ताकत है। इस तरह जियांग यांग के पास उसे भर्ती करने का एक कारण है। यह सोचते हुए हुआंग जू ने जियांग यांग का जॉब स्क्रॉल लिया और कहा, तुम्हें विनम्रता नहीं दिखाऊंगा। मेरी क्षमता जंगली सुअर में परिवर्तित होने की है, लेकिन यह कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं है। यह एक प्रकार के ओट के समान है जिसमें सर्वांगीण शारीरिक संवर्धन है। हुआंग जू ने अपने शरीर पर लगे घावों की ओर इशारा किया। कुछ ज़ॉम्बी के खरोंचों के अलावा तलवारों के निशान भी थे। लड़ाई की ताकत के मामले में मैंने पहले ही एक प्रथम स्तर के पेशेवर को मार गिराया है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, दुकान में मौजूद हर कोई चौंक गया, खासकर कियू चान। पेशेवर बनने के बाद ही उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ, और इसी हुआंग जू ने एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रथम स्तर के पेशेवर को मार गिराया। चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, उसने अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। कितना मजबूत! ये किंग वेई, जो स्वयं भी एक अलौकिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति है, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
हालांकि जियांग यांग ने मूल पुस्तक पढ़ी थी और जानता था कि हुआंगजू की युद्ध शक्ति असाधारण थी, फिर भी जब उसने सुना कि दूसरे पक्ष ने एक प्रथम स्तर के पेशेवर योद्धा को मार डाला है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अलगाव की तुलना में क्या उसकी जल प्रणाली संबंधी क्षमता थोड़ी कमजोर नहीं है? जियांग यांग ने सिस्टम के बारे में थोड़ी शिकायत की, लेकिन यह महज एक शिकायत थी। हर क्षमता का अपना उपयोग होता है। पहले पेशेवर बनो, फिर तुम हमारा अनुसरण करोगे। जियांग यांग ने हुआंगजू की वफादारी पर एक नजर डाली, जो 30 अंकों तक पहुंच गई थी। यह वफादारी बहुत कम है, लेकिन यह सामान्य है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और दूसरा पक्ष हितों के कारण उनकी टीम में शामिल हुआ है। वफादारी एक ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे विकसित करने की आवश्यकता होती है और उनका मानना है कि हुआंगजू की वफादारी भविष्य में धीरे धीरे बढ़ेगी। इस समय हुआंगजू ने उसे धन्यवाद दिया और सीधे कब्जे के स्क्रॉल का इस्तेमाल किया और मोली के शरीर पर चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने हैरानी से खुद को देखा। हालांकि वह पहले से जानती थी, लेकिन इस जादुई एहसास का अनुभव वह तभी कर सकती थी जब वह एक पेशेवर बन जाए। जैवौषध विज्ञान के क्षेत्र में एक दिग्गज हस्ती के रूप में मोली के पास न केवल जैवौषध विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवर ज्ञान है, बल्कि उनके ज्ञान का भंडार जीव विज्ञान के विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसीलिए मैं पेशेवर बनने के जादू को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। पेशेवर शिक्षक बनने पर टीचर मो और भी खूबसूरत हो जाती है। जियांग यांग ने मजाक में कहा कि पेशेवर बनना जीवन में एक बड़ी छलांग है। मोली का रूप तो नहीं बदला है, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया है। एक परिपक्व और आकर्षक आधार ने इसे और भी बेहतर बना दिया है। बकवास। मोली थोड़ा शर्मा गई और फिर चंचल लहजे में बोली, इस करियर स्क्रॉल की खातिर मैं तुम्हें फिलहाल माफ कर देती हूँ। भविष्य में यदि तुम बेईमानी करोगे तो सावधान रहना, मैं तुमसे निपट लूंगा। मोली ने हाथ हिलाया। हालांकि वह एक सहायक पेशेवर है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता में इतना सुधार हो चुका है कि उसे यह भ्रम है कि वह जियांग यांग को हरा सकती है। जियांग यांग मुस्कुराया और अभी अभी मोली की वफादारी अचानक 40 से ऊपर पहुंच गई।